So let us start. Liability in special, liability to pay in certain cases. What they want to, क्या पेमेंट करना है आपको? Obviously टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, फीस, यही सब तो पेमेंट करेंगे. ये जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस है वो मांगेंगे कैसे आपसे? वो कहते हैं कि टैक्स दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, पेनल्टी दीजिए. बोला DRC 07. DRC 07 में आएगा कैसे? DRC 07 में आएगा कैसे? बाय डूइंग 73 या 74. करेक्ट है. 129 में पेनल्टी, 122 में पेनल्टी, 129 में डिटेंशन, सीजर. तो ये तमाम सेक्शन है जिसका प्रोसीजर वो चला के टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, फीस मांगेंगे, तभी तो रिकवरी करेंगे. हाँ या ना? अब जब आप 74 पढ़ता है, मैं 74 पढ़ता हूँ, वही सेम लैंग्वेज 73 का है. Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid, short paid or honestly refunded. यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं. क्लियर? मुझे एक बात बताइए कि वो नोटिस किसके नाम पे इशू करेंगे? अगर इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है तो वो जो 73, 74 का नोटिस है वो किसके नाम पे इशू करेंगे? अगर HUF है तो किसके नाम पे इशू करेंगे? कंपनी है तो किसके नाम पे इशू करेंगे? AOP है, BOI है, LLP है, किसके नाम पे इशू करेंगे? फर्म. सोल प्रोप्राइटर में तो एक्स के नाम पे इशू कर देंगे. HUF में जो साइन कर रहा था यानी कि कर्ता, उसके नाम पे इशू कर देंगे. और जो मेंबर्स है, सिग्नेटरी, और जो मेंबर्स है उनके नाम पे 122 की पेनल्टी की प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे. हाँ या ना? कंपनी है तो कंपनी के नाम पे कंपनी से टैक्स मांग लेंगे, यानी कि 74 का नोटिस यहां इशू कर देंगे और इनके डायरेक्टर के अगेंस्ट 122 की पेनल्टी इशू कर देंगे. AOP BOI है तो AOP BOI का जो मेन कर्ता धर्ता है उसके नाम पे 74 का नोटिस इशू कर देंगे. सारे मेंबर्स से के ऊपर 122 की पेनल्टी शुरू कर देंगे. हाँ या ना? उसी तरह से फर्म LLP में सारे पार्टनर्स को लायबल बना देंगे. करेक्ट है? तो जो 73, 74 का जो नोटिस इशू करेंगे, स्पेशल केसेस में किसको इशू करेंगे? जनरल तो पता ही है हमें. क्या वो डायरेक्टर से भी टैक्स मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? क्या डायरेक्टर्स विल आल्सो बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फीस? पेनल्टी तो हर हालत में देगा द पर्सन हु एड्स और अबेट्स द ऑफेंस. तो ये चैप्टर बेसिकली उसी का है. तो जिसमें पहला सेक्शन जो है, अब वही डिस्कस करेंगे, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का केस, ये सब एक एक करके करते हैं. सेक्शन 85 लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. ये सेक्शन 85 मैंने उसका कुछ सेक्शंस के चार्ट्स बनाए, वो एक बार देख लेते हैं. ये देखिए, ए इज द ओनर ऑफ एनी बिजनेस. करेक्ट? वो बिजनेस को उसने बी को ट्रांसफर कर दिया. नाउ हु इज द ओनर? बी इज द ओनर. और ये ट्रांसफर हुआ मान लीजिए इस जगह, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, not transfer as a going concern or maybe transfer as a going concern, no issues. तो transfer as a going concern होगा तो it will be treated as supply of service. And serial number 2 में this is exempt. तो यहां पर B A को इस ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, नो टैक्स लायबिलिटी. लेकिन जब ए ओनर था तब तो वो कुछ ना कुछ आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई कर ही रहा था. इसकी लायबिलिटी बन रही होगी. इसने GSTR 1 फाइल किया होगा, 3B फाइल किया होगा, या और कोई प्रिस्क्राइब रिटर्न फाइल किया होगा, ITC क्लेम किया होगा. इसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो नोटिस भेजेगा. अब मान लीजिए वो नोटिस यहां भेजा हुआ है, 74 में नोटिस उसने यहां भेजा हुआ है,
एडजुडिकेशन जाके यहां कंप्लीट होता है, देन हु इज लायबल? ट्रांसफर से पहले 74 का नोटिस ऑलरेडी इश्यू हुआ है, लेकिन ऑर्डर यहां पास हुआ है, हु इज लायबल? तो ऑब्वियसली जब ए बी को ट्रांसफर कर रहा होगा तो बी ए से जरूर पूछेगा क्या आपके पास टैक्स का कोई नोटिस आया हुआ है। और मान लीजिए ए कहता हाँ आया हुआ, उसमें लाइबिलिटी शोकॉज कम डिमांड नोटिस में लाइबिलिटी लिखी होगी या नहीं लिखी होगी, नोटिस अगर आ चुका है तो। मान लीजिए उसमें 100 रुपीज लिखा हुआ है, तो बी क्या कहेगा कि भैया मैं जितना पैसा दूंगा उसमें 100 रुपए कम करो। तो लाइबिलिटी बेसिकली सेक्शन 85 ये कहेगा कि ये जब ऑर्डर आएगा देन बी शैल आल्सो बी लायबल, अगर ए नहीं देता है तो इस ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होने से पहले बोथ ए एंड बी इज लायबल। सही बात। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के बाद जितनी भी लायबिलिटी आएगी उसमें ओनली बी इज लायबल। करेक्ट है। मुझे एक बात और बताइए, बट वन डिसीजन इन फेवर ऑफ बी नॉट लायबल, रीजन क्या था? रीजन क्या था? क्या उसने एग्रीमेंट में कुछ लिख लिया था कि तुम्हारा कोई भी टैक्स में मैं लायबल नहीं हूंगा? कौन सा लॉ का था ये? वैट का था या इनकम टैक्स? जीएसटी का? भेज दीजिएगा एक बार, लेट मी चेक। अच्छा, अर्स्ट वाइल मतलब एक्साइज का, सर्विस टैक्स का आई एम नॉट लायबल। ओके ओके, अर्स्ट वाइल ही होगा जीएसटी का अगर है तो। क्या कहते हैं राजेश जी? भेजिएगा फिर चेक करेंगे। नाउ अब एक बात बताइए, 74 का नोटिस यहां भी आ सकता है, इस बिजनेस का ऑडिट यहां भी हो सकता है, और ऑडिट में जो पीरियड सिलेक्ट किया गया वो यहां से लेकर यहां सिलेक्ट किया गया, मान लीजिए। पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल? और ऑडिट यहां से लेकर यहां हो रहा है, तो ऑडिट जब यहां से लेकर यहां हो रहा है तो इस पीरियड का टैक्स अलग से निकलेगा, इस पीरियड का टैक्स अलग से निकलेगा। इस पीरियड का टैक्स का ए भी लायबल होगा, बी तो लायबल है ही, ए भी लायबल होगा। ए तो हाथ खड़े कर देगा, भैया बी तुम जानो, क्योंकि वो एग्रीमेंट में ही लिख देगा ये बात कि मैं आपको ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न है तो एसेट्स भी बेच रहा हूं और उससे रिलेटेड लायबिलिटीज एंड फ्यूचर लायबिलिटीज। बी को उसी तरह से एग्रीमेंट डिजाइन करना होगा। तो जनरली ओनली बी इज लायबल, जनरली, क्योंकि डिपार्टमेंट तो सिर्फ बी को ही पकड़ेगा। ए लायबल तभी होगा वो एग्रीमेंट को चेक करना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी लॉ तो ये कहता बोथ ए एंड बी विल बी लायबल। अब 74 का नोटिस अगर यहां आया है तब तो कोई बात नहीं है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस से पहले, लेकिन अगर यहां आया है तो ए हो सकता है इंडिया में ना हो, कहां हो, गॉड नोस। तो बी को तो पार्टी वो यहां बना ही चुके होंगे, ए को बाद में बनाएंगे।
शायद रिकवरी प्रोसीडिंग में बना दे, डेथ हो जाती है, करेक्ट। तो डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ लेंगे। अब सेक्शन 85 पढ़े आपके साथ। तो वेर ए टैक्सेबल पर्सन लाइबल टू पे, टैक्सेबल पर्सन यानी कि द पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड बट वाज लाइबल टू रजिस्टर्ड, वो भी आ गया। पे टैक्स अंडर दिस एक्ट ट्रांसफर्स हिज बिजनेस इन होल और इन पार्ट बाय सेल, गिफ्ट, लीज, लाइसेंस, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, जॉइंटली एंड सेवरली बी लाइबल होली और टू द एक्सटेंट ऑफ सच ट्रांसफर। टू द एक्सटेंट ऑफ सच ट्रांसफर, मान लीजिए उसका दो बिजनेस था, ए और बी, सिर्फ बी ट्रांसफर किया है तो सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में, to pay the tax, interest or any penalty due from the taxable person up to the time of such transfer, whether such tax, interest or penalty has been determined before such transfer, यानी कि 74 का या 73 का नोटिस पहले आ गया हो, ऑर्डर पहले, सॉरी नोटिस पहले आ गया हो, या फिर नोटिस बाद में आ रहा है, but has remained unpaid or is determined thereafter। करेक्ट है। Where the transferee of a business carries on such business either in his own name or in some other name, he shall be liable to pay tax on the supply of goods or services or both effected by him with effect from the date of such transfer, and shall, if he is a registered person under this act, apply within the prescribed time for the amendment of his certificate of registration। इसमें कोई बात ही नहीं है कि इसके बाद बी लाइबल होगा और विद इन टाइम वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दे, if he is liable for registration। सही बात। नेक्स्ट, अब सारे वैसे ही हैं। 86 देख लेते हैं एक बार, हमने स्लाइड नहीं बनाया। 86 लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, तो ऑब्वियसली इसमें तो हम बार बार करते रहे हैं कि सच एजेंट एंड हिज प्रिंसिपल शैल जॉइंटली एंड सिवरली बी लायबल टू पे टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स अंडर दिस एक्ट। करेक्ट है। लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज, इसका हमने स्लाइड बनाया हुआ सेक्शन 87 का, वो देख लेते हैं। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू ए, इसका मतलब ए बी को खरीद रही है, इट इज ए केस ऑफ मर्जर। और मर्जर होता कैसे है, पहले दे साइंड ए एग्रीमेंट ए और बी में कि ए बी को खरीदेगा, और मर्जर के जो डेफिनेशंस हैं, ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड, ऑल लायबिलिटीज शैल be transferred, and at least 75% of the shareholders of the amalgamating company shall become the shareholders of the amalgamated company। यानी कि बी के 75% शेयर होल्डर अपना शेयर सरेंडर करेंगे और ए कंपनी अपना शेयर देगी। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैं अगर शेयर होल्डर बी का था, मैंने बी के शेयर सरेंडर किए और मुझे ए का शेयर्स मिल गया, तो मैं शेयर होल्डर अब किसका बन गया, ए कंपनी का बन गया, है ना। तो दिस इज द केस। अब क्या होता है कि जैसे ये मर्जर का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, रिजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद क्या होता है, ये अप्रूव होने जाता कोर्ट में, और कोर्ट में फिर ये अप्रूव होता है। तो इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर इज द, ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो डेट होती है दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट ने अगर अप्रूव कर दिया तो उसका इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर ये वाला होगा जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। सही बात। अब इस पीरियड में मान लीजिए 3 महीने लग गए, एग्रीमेंट साइन फिर उसको अप्रूव करवाने में 3 महीने लग गए। There might be a minority shareholders, debenture holders, creditors who do not agree to this merger, employees। तो कोर्ट उन सब बातों को ध्यान में रख के अप्रूवल देता है। 3 महीने लगे। अब इस 3 महीने में इस ए और बी को, दो दे आर सेम पर्सन बट दे विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। और ए जब कोई ट्रांजैक्शन करेगा, मान लीजिए ए ने 100 रुपीज का बेचा और 10 इक्वल टू 110 बी को, तो ये ए क्या करेगा, 100 रुपीज पे आउटपुट टैक्स देगा, ये इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेगा। अच्छा ये लिखा हुआ पे टैक्स एंड अवेल आईटीसी।
करेक्ट है। बी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाएगा। कब तक नहीं करवाएगा? जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तब कैंसिलेशन आएगा। सही बात। आप सेक्शन 87 पढ़ते हैं आपके साथ। Where two or more companies are amalgamated or merged in pursuance of an order of court, tribunal, or otherwise, and the order is to take effect from a date earlier to the date of order, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर से पहले डेट ऑफ इफेक्टिव मर्जर है, जो हमने अभी स्लाइड में दिखाया। ऑर्डर तो बाद में आ रहा है, उससे पहले ही डेट ऑफ इफेक्टिव मर्जर। जनरली यही होता भी है। And any two or more of such companies have supplied or received any goods or services or both to and from each other during the period commencing on the date on which the order takes effect till the date of order, यानी कि वो 3 महीने का पीरियड, then such transactions of supply and receipt shall be included in the turnover of supply or receipt of the respective companies and they shall be liable to pay tax accordingly. करेक्ट है? इसके बाद notwithstanding anything contained in the said order, for the purposes of this act, the said two or more companies shall be treated as distinct person for the period up to the date of said order. जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, they will be treated as distinct person, and the registration certificates of the said company shall be cancelled with effect from the date of the said order. तो रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल करवाना है? फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, उससे पहले नहीं। करेक्ट है? और यहाँ पर प्लूरल इसलिए लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम्पल में प्लूरल नहीं है। मान लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू डी, तो ये सारी कंपनीज हो गई। तो ये सारी कंपनी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करवाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑर्डर। सही बात। अब सेक्शन 88 कंपनी इज बीइंग ओन्ड अप। तो जनरली अब तो ये जब एनसीएलटी आ गई, अब तो ओन्ड अप ये सब केस आपको देखना नहीं है। डेट ऑफ मर्जर तक सप्लाई को डिक्लेयर करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। अब देखिए सेक्शन 88, इफ द कंपनी इज बीइंग ओन्ड अप, कंपनी ओन्ड अप हुई, ऑब्वियसली कोर्ट ऑर्डर से ही होती है। फिर एक रिसीवर अपॉइंट होता है। ये रिसीवर जो अपॉइंट होगा वो 30 डेज के अंदर कमिश्नर को बता देगा। कमिश्नर 3 महीने के अंदर अंदर डीआरसी 24 में इस कंपनी की कितनी लायबिलिटी बनती है वो बता देगा। करेक्ट। और जब वो एसेट ये सब सेल करेगा तो सबसे पहले इस लायबिलिटी को वो खत्म करेगा। सही बात। और अगर एनसीएलटी में केस चला गया, फिर ये लायबिलिटी प्रायोरिटी नहीं होगी। फिर ये लायबिलिटी प्रायोरिटी नहीं होगी। जिसने उधार दिया है कंपनी को, जिससे कंपनी को लेना है पैसा, प्रायोरिटी उसकी बन जाएगी। पढ़ते हैं सेक्शन 88। और इसमें लिखा हुआ नहीं है सब्जेक्ट टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हमने कई जगह पढ़ा, लेकिन इस सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है। In special case we took special lecture section 148। क्या था ये राजेश जी, जिनेश जी? मुझे याद नहीं है। 148, हाँ एनसीएलटी का तो हमने एक स्पेशल क्लास ली थी। करेक्ट, करेक्ट, मुझे याद आ गया। हमने एक स्पेशल क्लास ली थी एकदम लास्ट में, वॉल्यूम 1 के एकदम लास्ट में है ये। और 148 था वो। वो 148 नहीं था, कोई और सेक्शन था। चलिए, where any company is being owned up, whether under the orders of the court or tribunal or otherwise, every person appointed as receiver of any assets of a company shall within 30 days after his appointment give intimation of his appointment to the commissioner। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। अब तो सीधे एनसीएलटी जाती है कोई भी केस, है ना। और कौन अपॉइंट होता है? रिसीवर अपॉइंट नहीं होता। कौन अपॉइंट होता है? आईपीआर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रिजोल्यूशन ऑफिसर करके कोई नाम है ना। वही सारा काम करता है। पहले रिसीवर काम करता था, अब ये प्रोफेशनल आईबीसी
CA में कोई भी बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है. The commissioner shall, after making such inquiry or calling for such information as he may deem fit, notify the liquidator within 3 months from the date on which he receives intimation. Appointment of liquidator, the amount which in the opinion of the commissioner would be sufficient to provide this. और ये कुछ कहानियां लिखी हुई हैं इसमें, वो पढ़ लीजिएगा और DRC 24 के में बना देगा. सही बात. सेक्शन 90 है, इसको छोड़ देते हैं एक बार, हमने इसकी स्लाइड भी बनाई. सेक्शन 89, बताइए, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी घर की कंपनी है. राजू जी का केस, क्लोजली हेल्ड कंपनी. अगर शेयर होल्डर है तो मिसेस ए शेयर होल्डर है ना. माँ बाप शेयर होल्डर है, बेटा बेटी शेयर होल्डर है, घर की कंपनी है. Until and unless it is a foreign subsidiary, जैसे पेप्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दे आर ऑल फॉरेन सब्सिडियरीज. सही बात. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसमें कुछ भी चेंज लिख सकते हैं वो. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर, और क्योंकि दिस इज द फॉरेन सब्सिडियरी तो इसने लोन भी लिया होगा, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ये सब भी होंगे. हाँ या ना. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्योंकि घर की कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ऑल द डायरेक्टर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. ऑल द डायरेक्टर्स. अब बताइए कैसा लग रहा है. आपने नॉमिनी डायरेक्टर को भी लायबल कर दिया, बेचारा सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करता, तो उसके अलावा उसको कोई मतलब ही नहीं है डे टू डे अफेयर्स से. सही बात है या नहीं. तो उन्होंने एक्सेप्शन में लिखा कि अगर कोई डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देन ही विल नॉट बी लायबल फॉर GST पेमेंट. RCM करेक्ट है. अब एक बात और बताइए मुझे, नहीं वाई RCM, सिर्फ RCM क्यों, ये बहुत सारे आउटवर्ड सप्लाई भी तो करती होगी. हाँ या ना. और कुछ फ्रॉड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, जहां पर PN सब डायरेक्टर बने हुए हैं. इसके पीछे कोई और ही है. आपने इनको तो जेल में डाल दिया, ये कैसे पकड़े जाएंगे जो इनके पीछे हैं. और आजकल तो नेट बैंकिंग चलता है. नेट बैंकिंग में यूजर आईडी पासवर्ड जिसके पास होगा वो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है. लालू यादव एंड कंपनी. तो फ्रंट में ये है PN सर्वेंट्स, और इन कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट खोल लिया, करंट अकाउंट खोल लिया, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड ले लिया, और दिस पर्सन हु इज बिहाइंड, ही इज ऑपरेटिंग थ्रू नेट बैंकिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड. तो यहाँ कंपनी के नाम पे पैसा आता है, फिर ये पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. यही तो करते हैं. तो बेसिकली ये फ्रॉड का केस है. तो इनको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया GST में. अब ये सीधे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग चला जाएगा. एड्स और अबेट्स, करेक्ट.
पेनल्टी तो पकड़ ही लेंगे 122, तो ये पकड़ा जाएगा, सही बात है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर, हाँ तो ये सबका केस आ जाएगा, फिर तो बहुत लंबा केस बनेगा ये। चलिए वापस आते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं हम आपके साथ। सेक्शन 89, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। Notwithstanding anything contained in Companies Act where any tax, interest, penalty and fees from a private company in respect of any supply of goods or services or both for any period cannot be recovered, then every person who was a director of a private company, यानी कि आपने रिजाइन कर दिया तो भी, during such period shall jointly and severally be liable। तो कंपनीज एक्ट से निकाल लेंगे, इस पीरियड का ऑडिट हुआ, इस पीरियड का 74 हुआ, इस पीरियड में जो जो डायरेक्टर्स हैं उनके पर नोटिस भेज डालेंगे, थे तो भेज डालेंगे। For the payment of such tax, interest, penalty, unless he proves that, बचने का तरीका है, unless he proves that the non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company। तो आज से कई साल पहले मेरे पास एक डॉक्टर था, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर बन गया था, उस पे सर्विस टैक्स का डिमांड आ गया था, उसको नोटिस भेज दिया, बेचारा बहुत डरा हुआ था, बच गया फिर। तो यही वाला क्लॉज को हमने अप्लाई किया था, जो पुराने लॉ में भी यही लिखा हुआ था। Where a private company is converted into a public company and the tax, interest and penalty in respect of any supply of goods or services or both for any period during which such company was a private company cannot be recovered before such conversion, then nothing contained in this shall apply to any person who was a director of such private company in relation to tax, interest and penalty in respect of such supply of goods or services or both of such private company। मतलब if the private company is getting converted into a public company, तो जितने भी डायरेक्टर्स इस वक्त थे, they will not be liable for payment of any tax, लेकिन इनकी पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पेनल्टी इट विल रिमेन अगर कोई इशू हुआ है 122 वगैरह में। ये यहाँ लिखा हुआ भी उन्होंने, provided that nothing contained in this subsection shall apply to any personal liability imposed on such director। तो पर्सनल लायबिलिटी अगर इंपोज हुआ on such director, then they will be liable। करेक्ट है। इसको पढ़ने के बाद एक चीज दिमाग में आ गई, क्या मैं बताता हूं। These directors will not be liable for payment of any tax, करेक्ट है, not liable for tax, but these directors will be liable for penalty। Then who will be liable for payment of tax of this private limited company? The public limited company will be liable for payment of tax। सही बात। Now it's okay, हमारे जान में जान आई। Liability of partners of firm to pay tax। Now liability of a partner section 90 है, 90 ये है। तो वैसे पार्टनर्स में जितने भी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उनकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसको ही शुड इन्फॉर्म इमीडिएटली टू द कमिश्नर। कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ है, जैसे रिसीवर अपॉइंट हो गया तो 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना है, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर रिटायर कर गया, यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द कमिश्नर। और रिटायरिंग पार्टनर शैल बी लायबल टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट इफ इट इज इन्फॉर्म टू द कमिश्नर। अगर नहीं इन्फॉर्म करेगा तो ये भी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएगा। सही बात। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपसे ये फर्म पार्टनरशिप डीड मांगता है या नहीं मांगता है? इनकम टैक्स में तो जब पहली रिटर्न फाइल करता है तो मांगता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वो डीड मांगता है या नहीं मांगता, पार्टनरशिप डीड? हाँ या ना? यस, आपको अपलोड करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो आप वो डीड दोबारा बनाएंगे, दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो वही इन्फॉर्म करने का एक तरीका तो वही है कि यू हैव अपलोडेड ए न्यू पार्टनरशिप डीड। सही बात है या नहीं?
अब उसके अलावा भी नाउ वो तो आपने पोर्टल में कर दिया, अब इसको पढ़ते हैं एक बार। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, notwithstanding any contract to the contrary and any other law for the time being in force, where any firm is liable to pay any tax, interest, penalty under this act, the firm and each of the partners of the firm shall be jointly and severally be liable for such payment. Provided that where any partners retires from the firm, he or the firm shall intimate the date of retirement of said partner to the commissioner by a notice in this behalf in writing, and such partner shall be liable to pay tax, interest and penalty due up to the date of his retirement, whether determined or not on the date. अब ये कह रहा है कि by a notice in that behalf in writing, कोई फॉर्म तो नोटिफाई नहीं है पोर्टल। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए और कोई उपाय नहीं है आपके पास, और अपने पास प्रूफ रख लीजिए। और पार्टनरशिप डीड तो आप अपलोड करेंगे ही करेंगे। और यहां लिखा हुआ है ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच इंटीमेशन इज नॉट गिवन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, द लायबिलिटी ऑफ सच पार्टनर्स अंडर द फर्स्ट प्रोविजो शैल कंटिन्यू until the date on which such intimation is received by the commissioner. तो 1 month है, we missed that point. सही बात। $91। अब देखिए, फर्म हो, एचयूएफ हो, ट्रस्ट हो, फर्म को पार्टनर चलाता है, एचयूएफ को मेंबर चलाते हैं और ट्रस्ट को ट्रस्टी चलाते हैं, ABCD। श्योर राजेश जी, श्योर। तो ABCD ये लोग चला रहे हैं, तो ये लोग जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं, हाँ या ना। और ये अगर डिसॉल्व होते हैं, ये अगर डिसॉल्व होते हैं, एचयूएफ पार्टीशन होता है, तो इन सब की लायबिलिटी कब तक बनेगी, इस डेट तक बनेगी। करेक्ट है। बाकी जितने भी सेक्शन है उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट यही लिखा हुआ है। 91, where the business in respect of which any tax, interest or penalty is payable under this act is carried on by the guardian, trustee or agent of a minor or agent of other incapacitated person on behalf of and for the benefit of such minor or other incapacitated person, the tax, interest or penalty shall be levied upon and recoverable from such guardian, trustee or agent. तो माइनर से रिकवरी नहीं है, इनकैपेसिटेटेड पर्सन से रिकवरी नहीं है, लेकिन किससे रिकवरी है, गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट से रिकवरी है। करेक्ट है। 92, लायबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्सेट्रा, मतलब where the estate of any portion of the where the state or any portion of the estate of a taxable person owning a business in respect of which any tax, interest or penalty is payable under this act under the control of the court of wards, the administrator general, the official trustee or any receiver or manager, तो ये लोग लायबल होंगे, ये लोग लायबल होंगे। सही बात। और इन्हीं से रिकवरी होगी। देखिए, ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या होता है, ये तो बड़ा सिविल मैटर है, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन बस इतना है कि अगर कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है और उसका असली ओनर नहीं मिल रहा है, या फिर ओनर भागा हुआ है, गवर्नमेंट ने जैसे वो मोदी कौन भागा हुआ है, उसमें उसके सारे एस्टेट जो इंडिया में हैं उनका मैनेजमेंट या तो एसबीआई को दिया हुआ है या किसी बैंक को दिया हुआ है। राजवाड़े लैंड, क्या होता है ये राजवाड़े लैंड, मतलब जो पहले राजा थे 1947 से पहले, उनका सारा मैनेजमेंट अब कोर्ट कर रहा है। ओके, चलिए, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, कितना बचा हुआ, 93, 94। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन
अब देखिए यहां आ रहा है इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016 वेयर अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर दिस एक्ट डाइज और बिजनेस इज कंटिन्यूड। तो जो भी कंटिन्यू करेगा, इफ अ बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सन इज कंटिन्यूड आफ्टर हिज डेथ बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एनी अदर पर्सन, सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एनी अदर पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। मुझे एक बात बताइए कि ये जो लीगल किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हमने क्या पढ़ा है? ए डाइज, ए का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था, तो ये रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल होगा। और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस चलाएगा फिर, मतलब जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इसके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, हाँ या ना? तो ये बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाए हुए क्या बी ऑन बिहाफ ऑफ ए क्या बिजनेस चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो ये तो कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा। He has to take new registration within 30 days, correct? If business is discontinued, if the business carried on by the person is discontinued, whether before or after his death, his legal representative shall be liable to pay out of the estate of the deceased. यानी कि उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, जिसकी डेथ हुई है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी, टू द एक्सटेंट टू विच सच एस्टेट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग द चार्ज। मान लीजिए इसके पास एसेट्स 100 रुपए का, लाइबिलिटी बनती है 180 रुपीज की, तो 100 रुपीज डिस्चार्ज होगा, बाकी 80 रुपीज डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। The tax interest or penalty due from such person under this act, whether such tax has been determined before his death, but has remained unpaid, or is determined after his death. Correct है? Partition of HUF AOP ये हम लोग कर चुका। Each member or group of members shall jointly and severally be liable up to the date of partition. Dissolution first, each partner shall be jointly and severally be liable up to the time of dissolution. फिर उसी तरह से गार्जियन ऑफ ए वार्ड ट्रस्टी जब तक वो है, जब तक अप टू द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। करेक्ट है? उसी तरह से लायबिलिटी इन अदर केसेस, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एचयूएफ डिसकंटिन्यूड हुआ तो जॉइंटली एंड सेवरली बी लायबल फॉर द पेमेंट, अप्लाइज एज इफ। भाई सारी कहानी सेम है, सारी कहानी सेम। और एलएलपी को हम लोग फर्म मानेंगे। और कोर्ट मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सिविल मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता ही जाता है एसेट उसेट का। सही बात? तो मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन हमने इसका क्या किया है, एक छोटा सा ये बनाया हुआ है, जैसे 94 each of them shall be jointly and severally liable, liability in case of the manager who is appointed by the court shall be liable। इस तरह से हमने लिखा हुआ, तो this is the perfect chart where you can see it। तो this we have completed it, thank you so much। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे इसका, और ये एमसीक्यू ऑब्वियसली इस तरह से बना देंगे कि और छोटे छोटे पॉइंट्स में तो रिवाइज भी हो जाएगा। सही बात? So let us start this liability in special cases MCQ, और इससे हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। Who is liable to pay tax in case where taxable person, say person A, transfers the business to say person B till the date of transfer? Who is liable? Person A, person B, both person A and B jointly and severally liable। और हमने आपको बताया था कि अगर 74 का नोटिस पहले आ गया, या 73 74 का नोटिस पहले आ गया, या फिर ऑर्डर पहले आ गया,
हमने क्या बताया था आपको? मैं आपको स्लाइड दिखलाता हूं एक बार याद दिलाने के लिए आपको। ये तो हमने कहा था 74 का नोटिस यहां आ गया, ऑर्डर यहां आ रहा है, तो इसे ऑर्डर किस पीरियड का? ट्रांसफर से पहले का है। तो इस ऑर्डर में जो टैक्स लायबिलिटी होगी, यहां पर बोथ ए एंड बी विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, क्योंकि जब बी खरीद रहा होगा तो बी इस ए से जरूर पूछेगा क्या आपके पास कोई इनकम टैक्स का या जीएसटी का नोटिस है, और उसके शो कॉज कम डिमांड नोटिस में टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी होगी, वो मैनेज करवा लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बी को ही पेमेंट करना है। सही बात। अब नेक्स्ट, अरे क्या हो गया, हु इज लायबल टू पे टैक्स इन केस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट? प्रिंसिपल एजेंट बोथ जॉइंटली, जॉइंटली सी आएगा, बोथ जॉइंटली एंड सेवरली। When two or more companies are amalgamated, the liability to pay tax on supplies affected between each other between the effective date of amalgamation order and date of amalgamation order would be on transferee respective companies, any one of the companies, none of the above. बी आएगा, बी। मैं आपको फिर से स्लाइड दिखा देता हूं। ये डेट ऑफ मर्जर है जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट है ए एंड बी में, और कोर्ट का ऑर्डर यहां आया, इस जगह आया। अब इसके बीच में जो ए अपना आउटवर्ड सप्लाई कर रहा होगा, बी अपना आउटवर्ड सप्लाई कर रहा होगा, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ए अपना टैक्स देगा, बी अपना टैक्स देगा। लेकिन अगर इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो, ये इसको सप्लाई कर रहा हो, ये इसको सप्लाई कर रहा हो, तो कौन देगा? रेस्पेक्टिव कंपनीज देंगे। करेक्ट है? चलिए आगे। In case of amalgamation between two companies, such companies shall be treated as two distinct companies till the date of the court order, till the effective date of merger, till the date of cancellation of registration, none of the above. A, till the date of court order. A आएगा A. Examine the following statement in the lights of section 88. Liquidator shall intimate his appointment to commissioner within 30 days of his appointment. True or false? True. Commissioner shall determine the liability in DRC 24 within 3 months of the intimation received from liquidator. Both true. Examine the following statement. Where a public company is being owned up, directors are not liable for payment of tax. Where a public company is being owned up, directors are not liable for payment of tax. ट्रू कैसे है? कन्वर्जन तो है नहीं ये। देखते हैं 88. Where any company is being owned up, whether under the order of the courts, liquidator, the commissioner shall 3 months. Where any private company is being owned up and in tax, correct. तो प्राइवेट कंपनी के केस में था, तो पब्लिक कंपनी में where public company director are not liable for payment of tax, it is true. Where a private company is being owned up, directors are jointly and severally liable for payment of tax unless otherwise proved. True, both true. और अमलगमेशन का भी एक बार देख लेते हैं। When two or more companies are amalgamated or merged in pursuance of an order of a court or of tribunal or otherwise, the order is to take effect from a date, and the order is to take effect from the date earlier to the date of order, यानी कि effective date of merger से के बाद ये order आ रहा है, and any two or more of such companies have supplied or received any goods or services aboard to and from each other
during the period commencing on the date from which the order takes effect till the date of the order, then such transaction of supply and receipt shall be included in the turnover of supply or receipt of the respective companies and they shall be liable to pay tax accordingly. यानी कि A और B मर्ज हो रहा है, A अगर B को सामान बेचता है तो A का लायबिलिटी मान लिया जाएगा, B उसके ऊपर क्रेडिट ले सकता है क्योंकि टिल द डेट ऑफ कोर्ट ऑर्डर दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन. करेक्ट. Where a private company is converted into a public company, then which of the following is false? Public company is liable for payment of tax of that private company. Public company is liable for payment of tax of that private company. अरे क्या है? This I think is true. कहिए, पढ़ें एक बार. अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं. Directors of that private company is not liable for payment of tax. Directors of that private company is liable for payment of penalty. ये सारे ट्रू हो रहे हैं. इसका मतलब मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं. एक बार देखते हैं. Where a private company is converted into a public company and the tax, interest or penalty in respect of any supply of goods or services or both for any period during which such company was a private company cannot be recovered before such conversion. यानी कि जब तक वो प्राइवेट कंपनी था उसका वो टैक्स की रिकवरी नहीं हो पाई. Then nothing contained in subsection 1 shall apply to any person who was a director of such private company. यानी कि subsection 1 और सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि डायरेक्टर्स विल बी डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी शैल बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली फॉर एनी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी. तो ये अप्लाई नहीं होगा. Then nothing contained in subsection 1 shall apply to any person who was a director of such private company in relation to any tax, interest or penalty in respect of such supply of goods or services or both of such private company. So directors will not be liable for payment of tax, interest or penalty, but provided that nothing contained in this subsection shall apply to any personal liability imposed on such director. तो डायरेक्टर के ऊपर कोई पर्सनल लाइबिलिटी है तो डायरेक्टर विल पे दैट. लेकिन अगर if the private company is converted into a public company, then public company will be liable for any kind of tax, interest or penalty. यही तो है. अब हमने कहा कि which of which the public company is liable for payment of tax of that private company. True or false? True. Directors of that private company is not liable for payment of tax. This is also true. Directors of that private company is liable for payment of penalty. No, directors of that private company is liable for payment of penalty. This is also true. Correct. Directors of that private company is liable for payment of penalty. False तो नहीं है ना. हमने भी प्रोवाइजो में पढ़ा. अगर कोई पर्सनल लायबिलिटी इंपोज है तो ये भी ट्रू है. तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव. करेक्ट. तो मैं गलती करूं तो सुधार दीजिए. आई डोंट माइंड इन दैट. मुझे अच्छा लगता है हमने कुछ और बातें सीखी. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ सेक्शन 90. Partners of firm are jointly and severally liable for payment of tax, interest, penalty and fees. True. Retiring partner shall intimate the commissioner about his retirement within 1 month of his retirement, otherwise his liability shall be continued till the date of intimation. True.
The court of wards, administrative general, etc. must be appointed by Supreme Court, High Court, District Court, or any court. मस्ट की जगह शैल कर देता हूं. नहीं, कौन अपॉइंट करेगा? ऑल ऑफ द अबव, एनी कोर्ट, एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट अपॉइंट कर सकता है. मैं आपको डेफिनेशन दिखलाता हूं. जहां जहां कोर्ट यूज किया हुआ था, the court means district court, high court or supreme court. Explanation. Who is liable to pay tax if the business of an individual is discontinued before his death? Board of directors or manager, any member of his person who is willing to pay, legal representative of a taxable person, employee. C. बहुत अच्छा MCQ नहीं है ये, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर भी लिख दिया जाए. चेंज करना चाहिए, करेंगे इसको. The legal representative or any person or any other person of an individual who is dead is liable to pay tax only if the business has been carried on by a legal representative, the business has been carried on by the legal representative or any other person, the business has been carried on by any other person. बेकार है ये. As per this section, इसको भी छोड़ देते हैं. मैंने बहुत मेहनत नहीं की इसमें, ठीक है. मैं कोशिश करूंगा और बना दूं तो हो जाएगा. तो दिस इज कंप्लीट. मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया था ये, तो मुझे लगा चलो ठीक होगा, लेकिन ना, ये तीनों. करें आगे. हाँ राजेश, एरर मानना पड़ेगा. एरर है, नजर आ रहा है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, क्यों नहीं मानेंगे?